क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? कैसा जा रहा है अब तक सीए का सफर? सही जा रहा है? इजी लग रहा है? इजी लग रहा है तो इसलिए डर रहे हो? तो भाई सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है ना? मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। आसान है, सीए भी ऐसा ही मशहूर किया हुआ है। काजी भाई ने अब तक क्या पढ़ा दिया है? वो तो चलेगा। अक्टूबर के एंड तक IAS 16 चल रहा होगा। डेप्रिसिएशन में कहां तक पहुंच गए आप लोग? अभी तक रिवैल्यूएशन पे नहीं आए हो, ऐसा ही है। चले, गुड है। चलें सर, आज हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हुए तुम लोगों को अभी तक मेरी बुक भी नहीं मिली होगी ना? मेरी बुक है एक, काजी भाई के तो माशाल्लाह हैंड आउट्स है। मेरी जो है एक किताब है और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे IAS 36 इम्पेयरमेंट। चलें सर, इम्पेयरमेंट स्टार्ट करूंगा आज। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। इम्पेयरमेंट, एक सवाल दूंगा तुम सबको सोचने के लिए। तुम्हारे पास कोई भी चीज, चलो हम बात करते हैं तुम्हारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल सभी के पास है, उससे तुम बेनिफिट कितने तरीकों से ले सकते हो? सिर्फ ये सोचना है। सोच लिया? कितने तरीके से ले सकते हो बेनिफिट? ओके, फिर तू नहीं बताएगा, अभी रुक जा। बाकी लोग बताएं भाई, बेनिफिट कितने तरीकों से ले सकते हैं? सर, यूज करके और सेल करके। अब यूज तो देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी यूज करो, है ना? कुछ लोग फोन को बहुत यूज करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। कितने लोग जो हैं जिनको लगता है कि उनका फोन को बहुत यूज है? सच बताओ, सब बताओ, सही है? जिंदगी में तो है सर, है ही है हमारे पास। तो सर, किसी भी चीज का आप बेनिफिट कितने तरीकों से ले सकते हो? या तो इस्तेमाल करके या तो बेच कर। कोई तीसरा तरीका है बेनिफिट लेने का? सर, इस्तेमाल कैन वेरी, लेकिन कुछ भी करोगे इस्तेमाल ही करोगे ना। भाई केनेस के पास AC लगा हुआ है, केनेस इसको इस्तेमाल कर रहा है, एक तो इस तरीके से बेनिफिट ले रहा है, दूसरा कैसे लेगा? बेच देगा। कोई तीसरा तरीका नहीं होता, ऐसा ही है, पक्की बात है। बस ये मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना था, किसी भी चीज को यूज करके या बेच करके आप बेनिफिट लोगे। अब आए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। एसेट क्या होता है? मैं अगर तुम्हें व्हाट इज एसेट अकाउंटिंग की जबान में? रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे कंट्रोल। रिस्क कैसे कंट्रोल में होता है? रिस्क मेरे कंट्रोल में कैसे होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे हों, सही। एसेट के अंदर अकाउंटिंग कहता है कि भाई दो चीजें होनी चाहिए। क्या? अगर हम एसेट की बात करें तो दो चीजें होंगी एसेट में। पहली चीज कंट्रोल, दूसरी चीज फ्यूचर इकोनॉमिक। अब मुझे बताएं सर, कंट्रोल का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में? व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल इन अकाउंटिंग? ओनरशिप, ठीक है, और बस? इस्तेमाल करने पे किसी दूसरे, बिल्कुल सर। एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। उसको आपके पास एबिलिटी हो कि आप इस्तेमाल कर सकें, आपके अलावा, आपकी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल।
अब मुझे बताएं कितने लोगों के पास जो मोबाइल है इस कंट्रोल की डेफिनेशन के बाद भी उनका एसेट है? एबिलिटी टू, इसको सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आधी बात है। एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। आप मुझे बताएं कितने लोगों का मोबाइल उनका कंट्रोल है? कितने लोगों के मोबाइल पर उनका कंट्रोल है? माशाल्लाह। खवातीन का है, लौंडे तो कह रहे नहीं यार, कुछ नहीं पता होता है ना, दोस्तों को भाई इतना कंट्रोल नहीं दे। अम्मी के बाद में, अम्मी जब फोन वोन लगा देती हैं खाला वालों को, इसके बाद तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता फोन, है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमने कहा सर कंट्रोल। और दूसरी चीज क्या है? क्या मतलब? क्या आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपने सोचा हुआ हो? ऐसा ही है मेरा बच्चा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपने सोचा हुआ हो कि यार इसको हम कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट लेंगे। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है सर। फायदा क्या होता है? कुछ भी बेनिफिट हो। अब एक सवाल पूछता हूं, सब बच्चों ने बताना है। ऑनलाइन वाला अभी पहले तुम बताओगे, फिर ये लोग बताएंगे। हाँ, जिंदगी में एक चीज होती है, जिंदगी में कभी ना कभी आपने खाई होगी, उसको कहते हैं फाइनेंस की फील्ड में हम चले ना, लीड सिटिंग्स तो पार्ट एंड पार्सल है, लीड सिटिंग्स होती ही होती है। समोसा आया कंपनी में, ठीक है, अब बताओ समोसा कंपनी का एसेट है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं कि समोसा कंपनी का एसेट नहीं है? माशाल्लाह। कौन है जो कह रहे हैं एसेट है? हाँ, कौन कह रहा है? हाथ उठाओ। एक आदमी कह रहा है तन्हा और अकेले, बाकी सब कह रहे हैं एक्सपेंस है, नहीं है। ओके, आए सर, कंपनी को छोड़ो, तुमने लिया ऊपर समोसा कैंटीन से, तुम्हारी बात पहले करते हैं। तुमने समोसा लिया ऊपर, सही है। एसेट की डेफिनेशन देखिए सर, बेनिफिट तो देगा, तू 4-5 खा लेगा तो तेरे पेट की आंख बुझेगी। आए कंट्रोल, क्या तुम किसी दोस्त को रोक सकते हो? खा लेगा वो बगैर पूछे, तो फिर तुम्हारा एसेट है। लेकिन सर सुनिएगा, डेफिनेशन को देखें तो समोसा एसेट बनता है। क्यों सर? भाई एबिलिटी टू यूज कंट्रोल है। आप किसी को रोक भी सकती है कंपनी कहते हैं, मतलब अल्लाह माफ करे, लोग अकाउंट डिपार्टमेंट पार्टी कर रहा होता है, सेल्स वाला बंदा आता है, बोला चल भाई कट, तेरे लिए नहीं मंगवाए, हम लीड सेटिंग करेंगे, हम बैठेंगे 11 बजे तक, क्लोजिंग का टाइम है, तू किस चक्कर में आ रहा है? सही है। तो आप और फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, इसको हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों सर? देखिए, हर एसेट कभी ना कभी एक्सपेंस बनता है, किसी ना किसी। तो समोसा की आप क्या एंट्री बनाएंगे? आपने 6 बजे समोसा या एंट्री बनाई, समोसा एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, है ना, ऐसा ही है। और 6:02 पे, यस, आप छोड़ेंगे थोड़ी, आप एंट्री बनाएंगे समोसा एक्सपेंस या इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट। समोसा कहता है भाई मैं जो है आया और 2 मिनट के बाद ही एक्सपेंस बन गया, तो एम आई जोक टू यू? तो इसीलिए कंपनी कहती है यार बाहर में जाए, इसके तो एसेट और एक्सपेंस बनने में समय ही नहीं है कुछ, तो डायरेक्ट एंट्री बनाती है एक्सपेंस की, एक्सपेंस डेबिट एंड कैश। लेकिन नेचर के हिसाब से ये भी हमारा क्या है? एसेट है। क्लियर है? पक्की बात है? एक और सवाल पूछ लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि सर देखें अभी हमें ना इसमें घुसने वाले हैं, पीपी तो पढ़ ही रहे हो काजी के साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, क्या होती है डेफिनेशन पीपी की? हाँ हाँ, क्या? टेंजिबल एसेट,
क्या बात है, फिर से बता, एक दफा जोर से बोल, सही बोल रहा है। एक मिस कर रहा है, एक और पर्पस भी होता है। दराज की वैन्स देखी है उन्होंने कभी से? दराज जो है वैन्स से डिलीवरी कर रहा होता है, ये वो देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चले सर, पीपी की डेफिनेशन कहती है भाई पीपी टेंजिबल एसेट होते हैं। पीपी की अगर हम बात करें तो टेंजिबल एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। फॉर किस पर्पजेस के लिए? फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। अब वो पर्पस कौन कौन से है सर? प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड रेंटल टू अदर्स। ऐसा ही है, पक्की बात है सर। ये 4 पर्पज इसके लिए यूज हो सकते हैं, 5वां कोई पर्पज है ही नहीं। अब मेरा सवाल है मासूमाना, सर ये कंपनी के अंदर सारी पीपी होते हैं, नॉन करंट एसेट में खाली पीपी होते हैं, तो क्या होते हैं पीपी के अलावा? छोड़ो, गुडविल वुडविल को, इंटेंजिबल को छोड़ते हैं, ये सब पीपी में तो आता है ना भाई। शेयर्स, ओके, उसे और नॉन करंट एसेट में आए सर। एक कंपनी है हमारे मुल्क में, कहीं ना कहीं आपने उसका नाम भी सुना होगा, उसका नाम है टपाल। सुना है? टपाल सीए की आर्टिकलशिप भी कराती है, वैसे जाना नहीं, लेकिन फिर बताऊंगा क्यों। सर टपाल जो है, टपाल का जो है ना, हम ऑफिस में गए, नैंडोज जो है ना, हम फर्ग्यूसन में थे, तो नैंडोज, आपको पता है पाकिस्तान में नैंडोज की फ्रेंचाइज जो है वो टपाल के पास है। पाकिस्तान में अगर नैंडोज खुलेगा तो वो टपाल खोलेगी। अब सर टपाल के ऑफिस के अंदर ना जगह जगह पेंटिंग्स लगी हुई है, मतलब सीढ़ियों पे पेंटिंग्स है, एग्जीक्यूटिव्स के रूम में पेंटिंग है, सीईओ के रूम में पेंटिंग है। अब सीईओ के रूम में लगी हुई है पेंटिंग, और वो लगी हुई है, आप ये समझें, और पेंटिंग अच्छे अगर उसकी हो, आर्टिस्ट की हो, तो बहुत महंगी बिकती। सपोज करें 2 करोड़ की पेंटिंग लगी हुई है, और आप हैं टपाल के सीएफओ, उसने आपको बुलाया, बता रही ये पेंटिंग लगी हुई है और आप सीएफओ है, नए नए आए, इसके मुझे बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे? पेंटिंग क्या है वो तो पता है, एसेट है, क्या पीपी है कि नहीं है? देखो कंट्रोल तो एक कंपनी का है ना। अब क्या है, पीपी कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है? हाथ उठाए, कितने लोग कह रहे हैं पीपी है? अच्छा, कुछ लोग राय ही कायम नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं पता नहीं, है ना, इस्तिखारा करके बताएंगे। अरे भाई तुक्का लगाओ। कितने लोग कह रहे हैं पीपी नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाएंगे भले। कितने लोग कह रहे हैं है पीपी है? सर ये है तो पीपी, कुछ भी हो ये, ओके। सबसे पहले भाई, जो लोग कह रहे नहीं है वो क्यों कह रहे नहीं है? कुछ भी नहीं हो रहा। आप सीईओ को आपने कह दिया सर कुछ भी नहीं है, सीईओ ने कहा सुन मेरी बात, बोला यार मैं जो है ना ये यूज करता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपने कहा सर कैसे? लोग आते हैं मुझसे मिलने, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, वो आते ही इस पेंटिंग को देखते हैं, बोलते सर क्या पेंटिंग है, यू नो। तो फिर एक तरह से रेपो बिल्डिंग होती है, बातचीत शुरू, फिर मैं बताता हूँ हाँ यार ये देखो ये है, और देखो हमारे ऑफिस में और भी लगी हुई है, और यहाँ से मैंने मंगवाई थी, और ये सारे इतने की है। तो बोला क्या होता है, अनजान आदमी से आप मिलते हैं ना, तो पहले आपकी एक रेपो बिल्डिंग हो जाती है, सही है। सीईओ ने कहा मैं तो ये काम करता हूँ, अब बताओ
पीपी है नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं कि है? अब पीपी है ही है। कितने लोग कह रहे हैं सर अभी भी नहीं है? ओके, जो कह रहे हैं पीपी है वो क्यों कह रहे हैं? मैंने बता दिया इसलिए। वैसा एडमिन फर्नीचर तो प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं आती। अभी पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो इसमें नहीं है। चलिए सर, अब आपने जब सीईओ को ये बताया कि सर, सीईओ ने कहा कि यार मैं तो इसको बेचने के लिए यूज़ करता हूँ, सही है, और लोगों को मैं इम्प्रेस करता हूँ इससे रेपो बिल्डिंग। आपने कहा सर देखें अगर कोई मेमन आ गया ना वो बोलेगा यार इतने पैसे छापता है मेरे पैसों से, मतलब मुझसे बिजनेस करेगा इतने पैसे छापेगा, इन फजूल चीज़ों पे पैसे लगा रहा है। तो बोले ये तो उल्टा भी हो सकता है। बोले यार इसके साथ तो काम ही नहीं करना है, तो इतना प्रॉफिट लगता है कि ये इतने इन चीज़ों पे पैसे लगा रहा है, तो अब जो है ये पीपी तो नहीं बन रही भाई। तो सर याद रखें, पेंटिंग जो है वो इनमें से किसी पर्पस के लिए यूज, कोई उसका सर ना उसके आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं है। उसको आप बेचने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। एडमिन के लिए भी नहीं है, रेंटल्स के लिए भी। तो पेंटिंग देखा जाए तो एसेट है, लेकिन IAS 16 में फॉल। तो याद रखना ऑफिस में मौजूद हर चीज जरूरी नहीं है IAS 16 में आए। जो IAS 16 की डेफिनेशन मीट करेगा वही आएगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ सर? पीपी सही है सर, है, लेकिन पेंटिंग पीपी नहीं है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? पक्की बात है? आ जाए सर। वैसे ऐसा होता है, वो टपाल वालों ने क्यों रखी हुई? वैसे उनका शौक है, पैसा है भाई, सही तो रखी हुई है। लेकिन सर ये बात याद रखें, जिंदगी में रेपो गुडविल में आ जाएगा? नहीं सर, फिर नहीं सर, वो गुडविल नहीं है। देखें, जिंदगी में रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है। व्हाट इज रेपो बिल्डिंग? व्हाट इज रेपो बिल्डिंग? रेपो जैसे किसी से आपने जबरदस्ती किसी मकसद के लिए दोस्ती की है ना, कुछ करके हंस रहे, सही है तो ना, किसी से जबरदस्ती किस मकसद के लिए पहुंच गए ये दोस्ती की। अब आए सर, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो तुम लोग, अभी तो शुरुआत है जिंदगी में, आगे बढ़ोगे। जब तुम लोग आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह और ऑडिट फर्म में जाओगे। अब ऑडिट फर्म में जाते हो तो तुम्हें ऑडिट करना होता है, तुम्हें अगले को जाके, अगला जो है जिसने पूरे साल काम किया है उससे चीजें लेकर के उसी की गलतियां निकालनी होती हैं। अब ही वुड बी वेरी अनविलिंग, वो अपनी गलतियां नहीं निकालता, सही। और फिर उसको काम में ऑलरेडी बिजी है, फिर उसको जो है तुम लोग एक्स्ट्रा काम, तो तुम यूं सोचो, उसकी वाकई में हालत ऐसे, तुम्हारी अम्मी घर का काम कर रही हो, मासी ने कर ली हो छुट्टी, अनअनाउंस छुट्टी, तो अम्मी की क्या पोजीशन होती है? बगैर बताए उसमें तो अम्मी को फरमाइश कर, अम्मी आज जिंगर तो बना दो, तो उसकी यही हालत होती है, सही है। अब सर उसकी हालत होती है तो वो ऑडिट में नहीं करता। तो हम एक क्लाइंट पे थे, मल्टीनेशनल कंपनी, फर्ग्यूसन में मैं था, आर्टिकल चल रही थी। अब यार क्लाइंट में ना मेरा अंदर से वो दिमाग कह रहा था गोलमाल है, कुछ तो गोलमाल है, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा था क्या है। अच्छा, लेकिन मैंने ना एक चीज़ नोट की, फाइनेंस के लोग बैठे हुए थे, 4 लोग थे उसके फाइनेंस में, और एक मार्केटिंग का बंदा आता और उनको हमेशा आके कुछ ना कुछ ताना मार के जाता, टॉन्ट करता। और फाइनेंस के खास तौर पे एक बंदे को मैंने समझ लिया कि यार ये इसके बनती नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार 3-4 दफ़ा आके उसने ताने मारे और शदीद वाले ताने मारे ना। मैंने कहा यही आदमी है जो हमें बता सकता है कि क्या गड़बड़ है। अब मैंने कहा यार इससे दोस्ती बनानी, लेकिन अब ऑडिटर और फाइनेंस वाले से कैसे दोस्ती बनाए? अजीब सा भी लगता है ना कि भाई उससे मार्केटिंग वाले से, वो मार्केटिंग का बंदा था और फाइनेंस वालों को ताने मार रहे। तो मैंने कहा इससे दोस्ती कैसे बनाऊं मैं, है ना, कोई काम भी नहीं निकल रहा है इससे, ये वो। फिर मैंने कहा कि देखो एक बात याद रखना, एक वक्त की जो दोस्ती होती है ना, वो दुनिया में सबसे अच्छी दोस्ती होती है। वो दोस्ती होती है सुट्टे की, सिगरेट। जो लड़के सिगरेट पीते ना उनको अंदाज़ा होगा, जो सिगरेट साथ पीने वाला साथी होता है ना, उससे अलग ही आपका एक बॉन्डिंग बन जाती है। अब वो आदमी पीता था सिगरेट, अच्छा मैं नहीं पीता सिगरेट, लेकिन
मुझे पीने ज़रूर आती है। मैंने बचपन से बोलता है ना शौक, लड़कों में ट्राई कर ली थी जब क्लास 3-4 में था ना। मैंने कहा एक दफ़ा तो पी के देखते क्या है ये। अब मैंने कहा यार अब इस आदमी से दोस्ती करनी है। अब मैंने रूटीन नोट किया उस आदमी का कि यार ये असर के बाद जो है ना सिगरेट पीता है। अब असर की नमाज के बाद मैं पहुंचा, पहले मैंने नोट किया कि ब्रांड कौन सा। मैंने पान वाले से वो ब्रांड रखा, ब्रांड लिया, जेब में रखा, क्योंकि देखो मुझे फर्म में नाम बनाना था, उसकी गलती निकालनी थी क्लाइंट की, है ना। फिर वो बंदा असर के बाद आया और मैं ऑलरेडी पी रहा था, उसको मैंने ऑफ़र की। पहले दिन हुआ सलाम दुआई के क्या करते हो, अच्छा ऑडिट के लिए आए हो, ये वो। पहले दिन हमने इधर हेलो आई की, दूसरे दिन हेलो आई, और फिर मैंने बातों बातों में जाते जाते कह दिया। मैंने कहा यार एक बात बोलूँ, तो अब उसका नाम भी याद नहीं, क्या नाम था। मैंने कहा एक बात बोलूँ, तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना बेकार है का एकदम। उसने बोला क्यों, क्या हुआ। मेरी सिगरेट खत्म हुई थी। मैंने कहा यार कल बात करेंगे ना इसके ऊपर। 2 दिन मैंने लगा दिए, तीसरे दिन मैंने कहा कि यार इनको जो है ना नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं आती, समझ में नहीं आता क्यों रखा है, क्या रखा है, कैसे रखा है। 1-2 मिनट हमारी इसके ऊपर थोड़ी बहुत मैंने बात की। तीसरे निकलो उस आदमी ने मुझे बताना शुरू कर दिया, भाई तू वो वाला लेजर उठा के देख, तुझे उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, क्या क्या होगा। अरे भाई साल के इस महीने में डबल पेमेंट हो गई है, देख तो सही। उस आदमी ने मुझे सारी गलतियां बताना शुरू कर दी। तो मैंने तीसरा चौथा दिन उसके साथ लगाया और मतलब मुश्किल से 10-12-15 मिनट सही ना सिगरेट के टाइम पे, और मेरे पास सारी गलतियां आ गई कि फाइनेंस ने। तो जो शुरू के 2 दिन क्या वो मैंने क्या की सर, रेपो बिल्डिंग। मैंने उस आदमी से दोस्ती बनाई, क्योंकि मैंने कहा देखो सिगरेट का जो पीरियड होता है ना, दोस्ती अच्छी, और कभी कभी अगर सुरूर ज़्यादा आ रहा हो ना तो एक सिगरेट पीते वक्त और एक रात के 1-1:30 बजे आदमी अक्सर वो बातें कह जाता है जो कहनी नहीं चाहिए, सही है। तो फिर जो है मैंने इस तरीके से, क्या ज़्यादा क्लियर है सर। चले सर अब आ जाते हैं इम्पेयरमेंट। सर देखें इम्पेयरमेंट को शुरू करने में से आपकी थोड़ी बहुत बेस बनाई है सर। ऑब्जेक्टिव, हर स्टैंडर्ड में तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। भैया ये क्यों आया, वजूद में क्यों आया, मुझे बताओ सर। ये ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग सिखाने के लिए वजूद में आया, सही है सर। अच्छा स्कोप, सर स्कोप का मतलब क्या होता है, किस किस पे अप्लाई होगा, है ना। देखिए आपके अम्मा अब्बा का अगर पीटने का डांटने का स्कोप है तो आप पे होगा, शायद हो सकता है मामू के बेटे पे हो जाए, मामू के बच्चों पे हो जाए, फुप्पो के बच्चों को अम्मा नहीं डांट सकती, वो उनके स्कोप से बाहर हैं, ऐसा ही है। तो सर ये स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होगा, क्या स्कोप है। तो हमने कहा सर ये अप्लाई इफेक्टिवली होगा IAS 16 पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उनकी इंपेयरमेंट हम इसके हिसाब से देखेंगे। IAS 38 हम इंशाल्लाह बड़े होके पढ़ेंगे FAR2 में, कह दें इंशाल्लाह। और IAS 40 इन्वेस्टमेंट, उसके किस पे अप्लाई होगा, कॉस्ट मॉडल। तो सर इफेक्टिवली ये जो स्टैंडर्ड है किस किस पे अप्लाई होगा, IAS 16, 38 और क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, पक्की बात है। फिर आगे आते, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया क्यों आया, इंपेयरमेंट के लिए। स्कोप इन 3 पे अप्लाई होगा। सर इसके अलावा अगर इंपेयरमेंट आई तो क्या करूंगा, इंपेयरमेंट हो सकती है, कोई और स्टैंडर्ड बताएगा। ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाई मैं सिर्फ इनके लिए बना हूं, यहां तक मैं क्लियर हूं, पक्की बात है। अब आते हैं किस पे, सर ऑब्जेक्टिव हर स्टैंडर्ड में मिलेगा, स्कोप, डेफिनेशन और डिस्क्लोजर। याद रखें हर स्टैंडर्ड में ये 4 बातें होंगी, 4 हेडिंगें होंगी। ये 2 हेडिंगें डिफरेंट होंगी। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं। चलें सर अब आगे आते हैं। अब माशाल्लाह आप लोगों को एसेट का भी पता है, सबका पता है। तो अब हम आएंगे इंपेयरमेंट की। जब भी बात होगी तुम्हारे दिमाग में है कि 3 चीजें चाहिए मुझे,
पहली चीज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और दूसरी चीज हमने कहा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और तीसरी चीज वैल्यू इन यूज। पढ़ के आए हुए हो क्या? कहाँ पढ़ा है? बचपन में? बस फिर तो गए तुम लोग। आ जाओ। चले सर, इंपेयरमेंट होती कब? अब सुनना, सबकी तवज्जो इधर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेरा यूनिलीवर में पहला इंटरव्यू था, पहला नहीं दूसरा, सॉरी दूसरा। उसमें मुझे कहा गया कि इंपेयरमेंट मुझे ऐसे समझाओ जैसे कि हम क्या हो, इंजीनियर हो। इंपेयरमेंट हमें ऐसे समझाओ जैसे हम इंजीनियर। हाँ भाई, कौन थे ए लेवल्स वाले? हाथ उठाएं। बोला ना ए लेवल्स में पढ़ी हुई है, एक आदमी, दो आदमी, सही है। अब बताओ क्या होती है इंपेयरमेंट, एक लाइन में। हाँ बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज इंपेयरमेंट? नो, वो तो रिवैल्यूएशन लॉस होता है, अभी पढ़ेंगे। और एसेट की वैल्यू में कमी तो वो रिवैल्यूएशन में भी होती है, पढ़ोगे अभी तुम लोग काजी के साथ। नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन अलग है। देखो लड़के बेवकूफ होते हैं, तो बता रहे हम ए लेवल्स के हैं, खवातीन भी कुछ ए लेवल्स के, उन्होंने बताया ही नहीं हम ए लेवल्स के। सही है ना, फंसेंगी। सही है। हाँ भाई बताएं भाई। तुक्का तुक्का, चलो जो ए लेवल वाले वो भी तुक्का। क्या लगती है इंपेयरमेंट? सिंपल अल्फाज में एग्जांपल से आप समझ लें। हाँ कुछ कर वन लाइन में अगर समझा तो। अब आ जाए सर, सबकी तवज्जो इधर, मैं समझाता हूं। सर देखें, ये एसी आपने केनेस ने लिया हुआ है कि भाई हमें फायदा दे, बेनिफिट दे, है ना। अब एसी केनेस को बेनिफिट दो ही तरीकों से दे सकता है, इस्तेमाल करके और बेच करके। इस्तेमाल करके और तीसरा कोई तरीका। अब हमने केनेस की बुक्स में सपोज करो इस एसी की कैरिंग अमाउंट या जिसको नेट बुक वैल्यू हम कहते हैं, वो आ रही है सर साजिद की बुक्स में 50,000। कितनी आ रही है? ज्यादा है। रिकवरेबल, अब सब देखना। सर साजिद ने पूछा कि यार अपने स्टाफ से कि मैं इस एसी को बेचना चाह रहा हूँ, पुराना हो गया, रिकवरेबल अमाउंट। तो बोला यार कितने में जाएगा? तो स्टाफ ने कहा सर एसी जाएगा कोई आपका 35,000 में, लेकिन सर यहाँ से इस एसी को जो है रिक्शे में लेकर के जाना, ये वो, उसमें सपोज करो 1,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा सर फेयर वैल्यू अगर 35,000 है तो इसमें से आप माइनस कर दें लेस कॉस्ट टू सेल। सर बेचने में कितने पैसे लग जाएंगे? तो बेच करके आप कितने बेनिफिट ले सकते हैं? ओके सर साजिद ने कहा अगर हम इस्तेमाल करना चाहें उसके बेनिफिट को कहते हैं वैल्यू इन यूज। बोला सर अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेनिफिट कितने आएंगे? 40। ये कैसे निकालते हैं अभी हम देख लेंगे। 40,000 कितने के बेनिफिट आ जाएंगे? सर साजिद ने कहा कि यार अगर ये एसेट मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कितने दे सकता है? 40,000 के। और एसेट होता ही किस लिए है? मेरी बुक्स में कितने का आ रहा है? तो यार अगर ये 50,000 का मेरी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैक्सिमम बेनिफिट कितने के दे सकता है, तो मेरी बुक्स में तो ये गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है। एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या आ गई है? कमी। और एसेट की, लिख लो उर्दू में, एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को कहते हैं इंपेयरमेंट। एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम क्या कहते हैं? इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या आ गई सर? कमी। तो अब सब बच्चे लिख लेंगे इसको, एसेट की बेनिफिट, इंपेयरमेंट की हेडिंग डाल दें 36 और उसके साथ ही ब्रैकेट में लिख दें एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में
कमी। एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। अब इधर देख लें, कॉपी बाकी चीजें बाद में कीजिएगा। सर साजिद की बुक्स में एसिड 50 का आ रहा था और ये एसिड मैक्सिमम कितने के बेनिफिट दे सकता है? तो IAS 36 ने सर साजिद को कहा कि सर आपका एसिड हो गया है इम्पेयर। कितने से इम्पेयर हुआ है? 10,000 से। ये 50 के बेनिफिट नहीं देगा, आपकी बुक्स में 50 का आ रहा है, गलत आ रहा है। इतने के तो ये बेनिफिट नहीं दे सकता। इसको कितने पे लाए? 40 पे। क्या एंट्री बनाएंगे? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। एसेट क्रेडिट कर सकते हैं बट इसको भी डेप्रिसिएशन की तरह करते हैं। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। एक्यूमुलेटेड। तो सर याद रखें इसकी एंट्री बनती है और ये एंट्री बनेगी 10,000 से। थोड़े से आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपको समझाएंगे कि एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्यों करते हैं, एसिड क्यों नहीं करते, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, एसिड। मुझसे सवाल पता है कब हुआ? जब मैंने CA क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद एक जगह इंटरव्यू में सवाल हुआ कि भाई एक्यूमुलेटेड क्यों करते हैं और एसिड। मैंने कहा यार तो पढ़ाई नहीं लेकिन खैर फिर बड़ा सोच समझ के मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे सोचना, मैंने चाहता कि आपको सोचना पड़े। पहले कॉपी कर ले फिर। क्या बोला? बेसिक क्या पूछा? कुछ कह रहा था कोई बेसिक है। वो जो लोग पुराने होते हैं ना, पुराने CS, उनको IAS 16 के अलावा कुछ और याद ही नहीं होता। तो उसने पूछा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि यार एक बंदा पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया ना, सब भूल जाता है। तुमने अल्लाह माफ़ करा अगर किसी ने कोई साइंस वाइंस पढ़ा है, किसी ने 9 में, मैट्रिक में, O लेवल्स में, तो घंटा तुम्हें अभी कुछ याद होगा तुमने जो बातें पढ़ी हैं, है ना? तो कम आती हैं। बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप सिर्फ बातें करते हैं और सिर्फ ये नीचे की चीज़ें आप बच्चों पे छोड़ दे। सर ये तो इस पहले ये कॉपी कर लें, जो जितनी भी बातें हमने लिखी ये बातें हम पढ़ेंगे। तो काजी माय फ्रेंड की कितनी क्लास अब तक हो चुकी है? कोशिश ये करें काजी का एक रजिस्टर में अगर एक ही रखा हुआ है तो पोर्शन उसका अलग बनाए, मेरा अलग बनाए। बीच में वो ना करें कि मिक्स एंड। काजी के पोर्शन के लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा छोड़े। काजी जो है नहीं पास पेपर तो हम 2 दिन करते हैं, पर काजी बेसिक की माशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत कराता है। अंदाजा हो गया है? A लेवल्स वालों को सबसे पहले होता है। जूम में लोग हैं, केनिस सही है। इस दफ़ा वैसे एक सोचा ये किया था कि जो है जूम ऑनलाइन पे नहीं जाएं, लेकिन मैंने और सर तला ने कहा कि सर हमें ऐसा लगता है कि उन बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जिनका कोई प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप नहीं होता, उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। तो ऑनलाइन में हैं बच्चे। कितने बच्चे से एग्री करते हैं ऑनलाइन वाले? मर्द हजरात भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं। हाँ 2 तलहा बैठे हुए ऑनलाइन में।
नहीं, ये क्या होता है दूसरा, एक तलहा अहमद। चले सर, कर लिया कॉपी? चले सर, बढ़े आगे। सर इम्पेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो किससे? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वेल। बेच के कितने फायदे लोगे, इस्तेमाल करके कितने फायदे लोगे, इसको बोलते हैं वैल्यू इन। यहां तक हम क्लियर है? अब सर हम जरा डेफिनेशन की गहराई में जाएंगे, हम बात करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है। सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर देखेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है। चले सर, फेयर वैल्यू क्या होती है? अच्छा सुनो, मेरे जब यूनिलीवर में इंटरव्यू था, दूसरा इंटरव्यू था, उसमें यूनिलीवर का हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, सही है, और सीएफओ और फाइनेंस डायरेक्टर, ये लोग बैठे हुए थे, 3 लोग, सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर और हेड ऑफ। और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा इम्पेयरमेंट ऐसे समझाओ जैसे हम कहा एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। बहुत इंप्रेस हो, बोला आप डिटेल में जाओ। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने जब डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया तो मेरे मुंह से वर्ड निकला फेयर वैल्यू। उन्होंने कहा 1 मिनट हसान, हम लोग इंजीनियर हैं। फिर मैंने कहा मार्केट वैल्यू। क्या कहा? फेयर वैल्यू का आम अल्फाज में मतलब क्या होता है, लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड ने कहा भाई तू मार्केट वैल्यू से पहले एक और चीज देखना। वो क्या है? आए अब, जो कि आज तक देखो मैं तुम्हें हर स्टैंडर्ड में जो कि मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताते जाऊंगा क्या क्या चीज अब तक टेस्ट नहीं हुई, और वो है बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट। अब इसको जरा सुनना, वैल्यू इफ नॉट अवेलेबल देन मार्केट वैल्यू। अब इसको जरा समझना सब बड़े गौर से। अब सर देखिए हम बड़े हो रहे हैं, और जब बड़े हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल बातों पे आएंगे। हमारे मुल्क की एयरलाइन का नाम क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PI। सर PIA किस आप में से किसी के? सर आपको पता है हम अल्लाह माफ करे गरीब है ना, हमारे पास PIA साफ सी बात है, PIA के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेन ले सके, सही है। अब PIA क्या करती है? PIA सर लीज पर भी लेती है, लेकिन कौन सा लेती है? PIA देखती है कि दुनिया में कौन सी एयरलाइन नया जहाज ले रही है। फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स ले रही है। अब उनको पता है कि यार एक तो ये ले रही है नया जहाज, फिर 5 साल में जहाज बदल देते हैं, क्योंकि यार ये कहते हैं भाई सेफ्टी इंपॉर्टेंट, हमारा नाम इतना है, 5 साल के बाद एक लाइफ खत्म होती है। मैन्युफैक्चरर तो कहता है कि जहाज चलेगा 15 साल 20 साल, सही है। ये कहते हैं यार हम 5 साल बाद 7 साल बाद जहाज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। PIA कहता है बढ़िया है। PIA कहता है कि भाई ये जब 5 साल बाद बदलेंगे तो हम इनसे ले लेंगे, तो हम इनसे जहाज ले लेंगे। तो अब PIA क्या करता है? PIA को पता है एमिरेट्स अपने जहाज की मेंटेनेंस बहुत अच्छी रखेगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेगा। तो PIA आज जाता है और एमिरेट्स के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई तुम जब भी जहाज को 5 साल बाद 7 साल बाद डिस्कार्ड करोगे, स्क्रैप करोगे, उस टाइम पे इसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी ना, उससे 5% अबव में हमसे एग्रीमेंट कर लो कि हम ही बेचोगे। जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके 5% 2% हमसे ज्यादा लेना प्रीमियम, और हमें ही बेचना, सही है। तो अगर सर ये वाला एग्रीमेंट हो रहा है अगर ये वाला एग्रीमेंट कि जो भी मार्केट वैल्यू हो उसका 5-2% ऊपर हमें बेच देना, सर इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग सेल।
और जब एमिरेट्स अपने जहाज की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेगा तो फेयर वैल्यू के लिए मार्केट वैल्यू नहीं लेगा, मार्केट वैल्यू प्लस 5%। क्यों? क्योंकि उससे पीआईए ने वादा किया हुआ है कि तुम्हारे जहाज की जो भी वैल्यू होगी उसका 5% अबव पे मैं ही खरीदूंगा। तो सर फेयर वैल्यू के लिए यूजुअली हम मार्केट वैल्यू देखते हैं, लेकिन अगर सवाल में हमें बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट दिया हुआ होगा कि उसकी वैल्यू इतनी है तो मार्केट वैल्यू से यूजुअली ज़्यादा ही होती है, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, फिर मार्केट वैल्यू को कंसिडर। यहाँ तक हम क्लियर हैं सर? और ये एयरलाइन जैसे पीआईए नहीं करती, जितनी भी छोटी एयरलाइंस है ना सर वो ये करती हैं, जितनी भी छोटी एयरलाइंस है वो ये करती हैं कि वो बड़ी जो एयरलाइन है जो कि अपना जहाज फ्लीट से निकालती है उसको लेती हैं, उसके ऊपर खर्चा वर्चा करके फिर उसको चलाती है। क्या हम यहाँ तक क्लियर है सर? तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू, ये अब तक टेस्ट नहीं हुआ, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो पेपर में। किसी दिन अगर उसने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू कर दी दे दी तो बच्चा हो सकता है परेशान हो जिसको नहीं पता हो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू मेक सेल्स को सवाल आया सर इम्पेयरमेंट में और डेप्थ। देखें डेप्रिसिएशन फिलहाल समझे सिस्टमेटिक बेसिस पे होती है, हर साल होती है, उसके मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, XYZ। इम्पेयरमेंट के केस में सर इम्पेयरमेंट इस तरीके से होती है, अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट होती है, सही है। डेप्रिसिएशन हर साल होती है, इम्पेयरमेंट हर साल नहीं होगी, जब इंडिकेटर्स होंगे तब होगी। बढ़ूं आगे? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है वॉइस चली गई। नहीं बेटा, सिर्फ आपकी उससे गई है, मैं तो यहाँ मुझे लग रहा है बोल रहा हूँ बच्चों को सुनने में भी आ रहा है ना। ऑनलाइन वालों आ जाए सर। अब आते हैं कॉस्ट टू। सर इस वर्ड का मतलब क्या है? इजाफी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल माइनस करेंगे इजाफी। एग्जाम्पल लेते हैं सबकी इजाफी को समझने के लिए। केएनएस को ये एसी बेचने थे, केएनएस ने कहा कि हम कोई नया सिस्टम ला रहे हैं, आजकल एक चल रहा है वीआरएफ सिस्टम। तुम कभी इम्तियाज में जाओ या किसी अच्छी रेस्टोरेंट, अभी तुम जाओगे ना उसमें बड़ी जगह पे, तो उधर के अगर आप एसी देखेंगे आपको थोड़े से अलग नजर आएंगे, वो एक निकल रहा होता है उसका एक वेंट और उसमें सही ना वो वाले। केएनएस का हम भी यही लगाएंगे और हम ये एसी बेच देते हैं, सही है भाई। मतलब ठीक ठाक एसी है, इनको जो है बेचने के लिए यहाँ से पहले एक तो डिसमेंटल करना है ना, उतारना है, फिर जो है लेकर के जाना है। वो बोला यार इस पूरे काम में 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। केएनएस का एक एम्प्लॉई है, सपोज करो उसके दिन की सैलरी कितनी है? 1000 रुपये। कितनी है? बोला 4 दिन में ये एम्प्लॉई ये सारे काम करेगा। उस एम्प्लॉई ने एसी उतारे भी और उसने जो है सुजुकी में भरे भी बेचारे ने, और 4 दिन उसको लगे। 4000 रुपये केएनएस ने उसको दिए उसकी सैलरी के। हर लोग आते हैं वो 1000 रुपये लेके, उसकी फिक्स सैलरी हर महीने दिन की 1000 रुपये। केएनएस ने उसको 4000 रुपये दिए। फिर उसने सुजुकी कराई, सदर तक जाने की उसने कहा सुजुकी, कहीं तक जाने की सुजुकी करवाई। वो सुजुकी सपोज करो वही 5000 की। अब सर 5000 रुपये की कॉस्ट आ गई सदर तक पहुंचाने की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एम्प्लॉय की कॉस्ट 4000। अब मेरा सवाल है कि क्या दोनों इंक्रीमेंटल है केएनएस के लिए? सिर्फ 5000। सर जो एम्प्लॉय की 1000 रुपये पर डे की कॉस्ट है ना, वो तो केएनएस वैसे ही उसके साथ एग्रीमेंट है, उसको डेली आता है वो केएनएस में काम हो, और केएनएस को 1000 रुपये। तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इजाफी, एक्स्ट्रा, ऐसा ही है। अब मैं आपसे कुछ कॉस्ट के बारे में पूछूंगा जो कि आपको बताना है इजाफी है या। सर गवर्नमेंट के केस में जब भी कोई एसेट बिकता है या अच्छी कंपनी में कोई भी एसेट बिक रहा होता है तो सर सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट जाती है, जिसको हम कहते हैं टेंडर। क्या कहते हैं? टेंडर, सही है सर। टेंडर का मतलब क्या है कि सर वो एक प्रोसेस होता है कि यार हम ये एसेट बेचना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी है जिसको इंटरेस्ट है वो बिड करेगा,
सही है ना। कंपनी में बताएगा, आए गाड़ी देखे, कंपनी अपनी गाड़ियाँ यूजुअली ऐसी होती हैं, गाड़ी देखें, शोरूम वाले जाते हैं जो जो काम करते हैं उसके बारे में फिर एक बिड करे, सही, और वो एक एनवलप में लिख करके कंपनी को दे दे। फिर हम देखेंगे जिसकी सबसे कंपनी के लिए ज़्यादा बिड होगी कंपनी वो ले लेगी। तो कंपनी कहती है हम टेंडर इशू करते हैं कोई भी चीज़ बेचने के लिए, क्या वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल होगी? यस सर, वो इंक्रीमेंटल होगी, बिल्कुल ठीक है। यहां तक हम क्लियर है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्या इंक्रीमेंटल होगी? अब आओ सर, कंपनी, एक और बात सुनना, कंपनियां अपने पास रिटेनरशिप पे एक आदमी को रखती है लाजमी, और लॉ भी कहता है एक आदमी को तो आपने रिटेनरशिप पे रखना है। ये बड़ा स्मार्ट काम किया है उन्होंने, उसको कहते हैं वकील, लॉयर। मतलब कंपनी के कोई ना कोई मसाइल होते रहते हैं, किसी ना किसी वजह से कंपनियां फंसती हैं, तो उन्होंने अपने पास एक लॉयर को रखा होता है रिटेनरशिप। अब रिटेनरशिप क्या होती है? भाई तुझे हर महीने 50,000 रुपये देंगे, कोई केस वेस हुआ तो वो तुझे देखना है, नहीं हुआ तो वैसे ही तू हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, उसके हम तुझे दे रहे हैं पैसे। सही है सर, तू हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, हम उसके तुझे क्या दे रहे हैं? पैसे। उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेनरशिप। अब कंपनी ने रिटेनरशिप पे एक लॉयर रखा हुआ है। अब कंपनी एसेट्स को बेचती है जब भी, तो उसी लॉयर से एग्रीमेंट बनवा लेती है। भाई बेचती है ना, किसी को भी गाड़ी बेची, कुछ भी बेचा, उसी लॉयर से एग्रीमेंट बनवा लेती है, उसको 1 रुपया भी ऊपर। तो मुझे बताओ, क्या वो जो लॉयर की कॉस्ट होगी वो इंक्रीमेंटल होगी? नो सर, इंक्रीमेंटल नहीं है तो यहां पर भी। लेकिन सर सपोज करो कंपनी ने रिटेनरशिप पे कोई लॉयर नहीं रखा हुआ, जो रिटेनरशिप पे लॉयर लगा उसने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है कि मैं एग्रीमेंट बनाता फिरूं, तो कंपनी ने फिर एक दूसरा लॉयर पकड़ा, उसको कहा कि यार तू एग्रीमेंट बना दो। उसने कहा ठीक है, 5,000 रुपये में मैं एग्रीमेंट। तो सर क्या उसकी कॉस्ट होगी? तो हमने कहा सर हम कह सकते हैं लीगल कॉस्ट अदर देन तुम लोगों ने अब तक, सब बच्चे बताएंगे, तुम लोगों ने अब तक क्या वो पढ़ लिया है? डिसमेंटलिंग क्या होती है? डिसमेंटलिंग इंस्टॉलेशन का अपोजिट। इंस्टॉलेशन लगाना, डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने लोग कह रहे हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी? इसमें आएगी इंक्रीमेंटल। कितने लोग कह रहे हैं आएगी? एक आदमी तन्हा और अकेला, 2 आदमी। तूने कहा बस उसका साथ दूं, अकेला अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई एक तो हो साथ। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगी? अब सर सुनिएगा, ये डिपेंड करता है कि वो एसेट की कॉस्ट में शामिल है या। सर याद रखें हर एसेट की कॉस्ट में वो शामिल, इवन 90% एसेट्स की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल नहीं होती। तो अगर उसने तुम्हें सवाल में दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें अज्यूम करना है कि आएगी। सर सुनिएगा, वजह सुनिएगा। सर बहुत सारे एसेट्स में क्यों नहीं आती? क्योंकि सर हम उनको लाइफ खत्म होने के, अब सर साजिद ने कहा ये एसी चल रहे हैं ना और मुझे उतारना है तो मुझे बंदे को लाना है, सही है। और अगर ये एसिड खत्म हो जाए, जीरो, अब हवा गर्म हवाएं फेंक रहे हैं, सही है, हवाएं दे ही, तो सर साजिद किसी एसी टेक्नीशियन को बुलाएंगे इनको उतारने के लिए? बोलेंगे अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे, वो भी नहीं तो बाहर जो लड़के बैठे इनको बोलेंगे चल भाई आओ इसको उतार, सही है, इसको उतार। तो सर याद रखें बहुत सारे एसिड जब अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं ना तो उनकी डिसमेंटलिंग नहीं होती है, उनको किसी भी तरीके से खत्म करके स्क्रैप करके बेच दिया जाता है। लेकिन अगर लाइफ के बीच में आप उनको
चाहो कि किसी और को बेचो तो अब आपको क्या करनी पड़ती है, प्रॉपर सही तरीके से डिसमेंटल। तुम्हारी एक बाइक है, अब्बा के ज़माने से चल रही है, इस वक्त को इसको 40 साल हो गए। इस वक्त हमने कहा वो बाइक, दादा भी उसी को यूज़ करते थे, वो बाइक ख़त्म पे आ गई है। और तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा गली मोहल्लों में कुछ ऐसी अबेंडन बाइकें खड़ी होती हैं, कभी कभी आप देखते हैं भाई क्या है ये खड़ी हुई है, सही है। तो जो है अब उस बाइक को डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम्हें एक बाइक अच्छी हालत में, मतलब तुम्हें अभी जब पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तुम्हें बेचनी है, तो तुम क्या करोगे, तो उसको पहले थोड़ा बहुत बनवा लोगे, फिर उसको प्रॉपर सही करके बेचोगे, है ना सर। तो जब हम एसेट को लाइफ के बाद बेचते हैं तो हम उसको ख़त्म करते हैं तो वो स्क्रैप ही होता है, डिसमेंटल। लेकिन सर अगर कोई भी एसेट लाइफ के बीच में जाता है तो हम उसको सही तरीके से डिसमेंटल करते हैं। तो लिख लें बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे, ये थोड़ा देखें कहीं ना कहीं जो है ना इख्तलाफी बातें होती है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। सर देखें अगर किसी मसले में इख्तिलाफ होता है ना, तो आप किसकी तरफ जाते हैं, जो आपका जिस आलिम पे आपका दिल चाहता है आप उसकी तरफ जाते हैं ना, पूछते हैं। तो याद रखें सर अकाउंटिंग में भी कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज हैं। और जैसा बोले 4 इमाम कहलाते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी। ये 4 इमाम हैं, तो अकाउंटिंग के भी 4 इमाम हैं। PwC जिसको फर्ग्यूसन कहते हैं यहाँ पे, EY, सही है, KPMG और डिलाइट्स। दुनिया भर में ये 4 इमाम है अकाउंटिंग के। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ग्रे एरिया होता है तो ये चारों इमाम इसके ऊपर अपनी राय देते हैं कि क्या करना है। और तो ये तो चारों इमाम हैं, है ना। अब डिसमेंटलिंग के बारे में चारों इमाम कहते हैं कि नहीं, इसको कॉस्ट टू सेल में कंसिडर करना है, अगर बताया नहीं, कुछ नहीं पता हमें कि एसेट की कॉस्ट में है या नहीं है, सही है। यूजुअली हर ऐसे बहुत कम एसेट्स में आती है। और हमें देखिए एक तो 4 इमाम, अब इमाम साहब तो है नहीं दुनिया में, सही है, आपकी रीच तो है नहीं, तो आप किसके पास जाएंगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद के आलिम के पास। और यहाँ पर मोहल्ले की मस्जिद का आलिम है आईकेप। आपने आईकेप को देखना है कि आईकेप क्या करता है। तो आईकेप भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस में लेता है, कॉस्ट टू सेल में। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? अगर हाँ इम्पेयरमेंट के सवाल में यूजुअली जब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो लाइफ के बीच में ही होते हैं। उसके लिए फिर क्या होता है, बहुत बड़ा है, अगर वो इस्तेमाल का है तो प्रॉपर उसकी डिसमेंटलिंग होती है। अगर वो इस्तेमाल का नहीं है तो फिर उसको बेचा जाता है एज इस पोजीशन में। एज इस पोजीशन क्या होती है, जिसको बेच रहे हैं ना, यूजुअली जो कबाड़िए को बेच रहे हैं अगर लाइफ के बाद, उसको बोलते हैं तू आके तू ही निकालेगा भाई, हमको नहीं पता, सही है, तू तोड़ तू फोड़ तो कुछ भी कर। तो सर क्या आज हम यहाँ तक क्लियर हो पाए हैं नौजवानों? सर अगर मैं क्विकली आज की क्लास को समराइज करूं तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा सर, कि इम्पेयरमेंट का ऑब्जेक्टिव ही हमें इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग सिखाने आया है। स्कोप कि ये 16 पे अप्लाई होता है, 38 पे और 40 पे सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे। हमने सर डेफिनेशंस पे आए, इम्पेयरमेंट क्या होती है, एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में होती कब है, जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है सर, तो हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। और आगे बढ़ के हमने क्या पढ़ा सर, फिर हमने कहा कि फेयर वैल्यू के अंदर 2 बातें हैं, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है तो उसकी वैल्यू, और अगर वो तो फिर मार्केट वैल्यू। यहां तक मैं क्लियर हूं? और फिर हमने कहा कॉस्ट टू सेल के अंदर इंक्रीमेंटल, टेंडर देने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल, अदर देन रिटेनरशिप और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं बताएगा तो हम करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो क्लास के आखिरी के 2-3 मिनट हम होते हैं स्टोरी टाइम के, ऊपर लगा दी मेरी FAR2। वो स्टोरी टाइम में आज जैसे हमने इमामों की बात की तो इस छोटी सी बातें मैं अक्सर देखता हूँ
अभी चला रब्बीउल अव्वल, फिर आता है मुहर्रम, और हमारे यहाँ पर जो है ना लोग कुफर के फतवे हम बांटना शुरू कर देते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। वो क्या फतवे होते हैं सर कि यार तू काफिर, तू ये सही ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर देखें, एक बात याद रखें, नौजवानी की उम्र में अक्सर जज्बात हावी होते हैं ना, और आप बहुत सारी बातें जो हैं अगले दोस्त को किसी को भी कह देते हैं। आप याद रखें कि ये एक बहुत बड़ा इस्लाम में एक मसला है कि अगर आप, हदीस का मफहूम है कि अगर आप किसी को काफिर कहते हैं और वो नहीं होता तो कुफर एक तरफ वापस ज़रूर आता है। सही, मतलब आप हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, कहीं ना कहीं। तो कोशिश करें इतनी सी बातों में सर ज़रा दीन का हम बेसिक बुनियाद समझें और एक दूसरे का मतलब रिस्पेक्ट करें। छोटी छोटी बातों पे फतवों की तरफ ना जाए, है ना सर। आपको मैं बताऊं ना कि सर थोड़े से आप लोग बड़े होंगे, तो आप लोग कभी कभी परेशान होंगे मेच्योरिटी फर्म में आकर के। कितने लोग यहाँ पर हैं अहले तशी, हाथ उठाएं, अहले तशी भाई बहन आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ एक अजीब सा वाक़या जिसमें हम हिल करके रह गए। हम नए फर्ग्यूसन गए, हम नए, और उस ज़माने में बहुत बुरा टाइम था। आप लोग तो जब बिल्कुल बच्चे होंगे, अम्मा अब्बा को आपके ज़रूर याद होगा। सर मैं कहता हूँ कराची की हिस्ट्री का सबसे बुरा टाइम जो मैंने देखा है अपनी 33 साल ज़िंदगी में, वो देखा है 2008 से 2013, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो वाकई में डेली बेसिस पर कोई 40-50 आदमी टारगेट किलिंग में। हाँ, अब हम लोग फर्म में बैठे हुए, आप सोचें नए बच्चे फर्म में बैठे हुए ना, मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा, एमकेएम के किसी बंदे को, अहले तशी को मार दिया। सही है, एमकेएम के किसी अहले तशी को मार दिया। अब हुआ ये कि दो दोस्त बैठे हुए, जिगरी दोस्त, जिगरी ना, वो खबर आई कि यार एक बंदे को मार दिया अहले तशी। तो एक दोस्त जो सुन्नी था वो शिया को कहता है कि जो है यार, वो शिया सुन्नी को कहता है यार देख इस बंदे को मार दिया ना, हमारे वाला था। तो सुन्नी उसको मजाक में कहता है, लेकिन हम लोग हिल गए। बोलते हैं अच्छा वो खटमल तो था। अब हम लोग हिल गए यार, हमने कहा क्या बात, अभी तो हमने कहा अब तो WWE होगी। सही, हम लोग परेशान। तो सामने से शिया कहता है चल कोई मसला नहीं, जन्नत में तो जाएगा। सही है, वो सामने से कहता है कि हाँ लेकिन होगी थोड़ी नीचे वाली। सही है, तो ये अब मतलब जिगरी दोस्त, लेकिन इस किस्म के मजाक भी। अब हम तो गए थे, हमने कहा यार ये तो अभी तो कुर्सियां चलेंगी यहाँ पे भाई, लेकिन ऐसा सही है, मतलब एक दूसरे को सुना। चल देखें, तो ये मतलब हर तरह के मजाक करते थे एक दूसरे से, लेकिन रिस्पेक्ट। सही है ना। तो हम जो है कभी कभी मैंने देखा है नौजवान इतने जज्बाती, और ये मुझे पर्सनली क्यों फील होता है। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिगरी, अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। क्यों सर वो और मैं बचपन में साथ बड़े होते हैं हम। आगे जाकर के वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो किसी और तरफ एक्सट्रीम हुआ, तो वैसे ही चलता रहा। अब उसने मेरे सलाम का जवाब देना छोड़ दिया। मतलब सलाम में जब ना अस्सलाम वालेकुम, मुझे बोलता है वालेकुम। आपको पता है वालेकुम किसको कहते हैं? नॉन मुस्लिम को। मतलब वो आदमी मुझे मुसलमान ही दही, क्योंकि सर वो क्या हो चुका है, मतलब उसकी फैमिली पहले ही थी, लेकिन बचपन में उसको इतने समझ, बड़े हुए तो वो इतना एक्सट्रीम हो चुका है। तो उसने मुझे कहा वालेकुम। मैंने कहा सुन एक बात, तो मुझे मुसलमान नहीं समझता, खामोश। और ऐसे मेरे खानदान में भी 2-3 लोग हैं, सही है, जो कि मैं उनको सलाम करता हूँ, वो इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, वालेकुम। तो सर ये अफसोस होता है मुझे यार कि मतलब मैं आपको समझता हूँ, मैं तो कहीं, बट वो मुझे मतलब मुझे और मेरे जैसे जो खानदान में और लोग हैं उनको वो क्या कहते हैं, वालेकुम। तो सर इतना हार्श, इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, कुफर के फतवे नहीं बांटने चाहिए। हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल 10 बजे क्लास है, सुबह ही होती थी ना वैसे, नहीं जो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। चले सर, थैंक यू वेरी मच।
सर मुनीर आ चुके हैं, अल्लाह हाफिज।